नमस्कार। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न भारत के महाकुंभ सम्मेलन में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल से लेकर वक्फ के मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी। योगी आदित्यनाथ ने संभल मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उनका मकसद हर जगह मंदिर खोजना नहीं है, बल्कि जहां पौराणिक काल से मंदिर थे उस सच को उजागर करना आवश्यक है। संभल पर विरोध जताने वालों को योगी ने आईना अकबरी पढ़ने की नसीहत भी दी है। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है। ये जो थाना बना वहां पर जो ओवैसी जी कहते हैं कि वक्फ के जमीन पर बना है, और वहां की मंदिर की सच्चाई कितनी दूर तक लेकर जाएंगे? देखिए, भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है उनमें पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के और उसके उपरांत बने हुए 18 पुराण हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं, जिन्होंने आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। यह पहले से है। मैंने 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष के दौरान इन सभी पुराणों की रचना हुई है। इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष हुए हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आईने अकबरी भी अबुल फजल की जो कृति है, उन्होंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि संभल में मीर बांकी ने 1526 में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बनाई है। अब ये पुराणों के बारे में हो सकता है कि ओवैसी या अन्य लोगों को विश्वास न हो, लेकिन कम से कम आईने अकबरी देखें, वो तो इस बात का उल्लेख कर रहा है। और वहां पे जो कुछ भी उत्खनन में सामने आ रहा है, सब कुछ तो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई पौराणिक नगरी थी यहां पे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में 1978 में हुए दंगे पर कहा कि 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन पीड़ितों को आज तक क्यों न्याय नहीं मिला। विपक्ष पर हमला करते हुए यह सवाल भी पूछा कि आखिर आरोपियों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों आरोपियों के केस वापस लिए गए। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये तो भविष्य का विषय है। हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के मुद्दों को ये समाज के सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग क्या कृत्य किए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, 1976 और 1978 में संभल में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, उससे जुड़े हुए किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। क्यों छोड़ दिए गए थे लोग? इनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए गए थे? क्या उस समय भी कोई एक्ट था? आप न्याय दिलवाएंगे? देखिए, मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। 184 हिंदू 1978 में मारे गए थे। 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या 1976 में भी हुई थी। उनके परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए, और उनकी संपत्तियों पे जो कुछ लोग काबिज हो गए थे, वे संपत्तियां भी उन्हें वापस मिलनी चाहिए, और हमारा प्रयास होगा कि उन्हें वापस मिले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वालों पर भी करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि अपने स्वार्थ, सत्ता और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। सत्ता के लिए संविधान की पीठ में छुरा घोंपा गया। कि अब हम पौराणिक काल में नहीं जी रहे, अब हम एक संवैधानिक काल में जी रहे हैं, जहां लॉ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब और कोई जगह नहीं। आप समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है? अब तक सरकार ने अपनी राय नहीं व्यक्त की है, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग हर एक एक्ट का सम्मान करते हैं। भारत के संवैधानिक दायरे में रह करके देश की आस्था को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल संविधान था, उसका प्रियम्बल क्या कहता है? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट कांग्रेस को किसने दे दी? किसने दे दी? अपने सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने की छूट किसने इनको दे दी? सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ के नाम पर चल रही माफियागिरी को कंट्रोल करने वाला बताया। और सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि वक्फ की कोई जमीन नहीं है और उसकी माफियागिरी को कोई कंट्रोल करना ही होगा। नसरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें ये संशोधन समय की आवश्यकता है। वक्फ के नाम पर लूट खसोट को कंट्रोल करने का एक माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि जेपीसी ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी एक उसको पास करते हुए पार्लियामेंट को वापस किया है और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगले सेशन में कुछ न कुछ अच्छा होगा। नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर दें। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया, थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की है या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। माफियागिरी चलने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक अंदाज में यह बात कह दी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, शुभ रास्ता जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दानिश कुरैशी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न भारत के महाकुंभ में योगी जी ने खुलकर अपनी बात रखी और प्रोफेसर जोशी जी उन्होंने खुलकर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो संभल हो, माफियागिरी पर कंट्रोल करेंगे और सच सबके सामने लाकर रहेंगे। शासन ऐसे ही चलेगा, किसी को आपत्ति हो या ना हो। देखिए, शासन का जवाब तो जनता देती रहती है और 2024 में भी ठीक ठाक जवाब दिया। जो सरकार 400 के नारे के साथ गई थी वो कहां पर खड़ी है? उत्तर प्रदेश में। ये शासन को जवाब है। और एक बात उन्होंने कहने का काम करा, योगी जी के बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था। इतिहास में कोई गलती हुई, वो कोई भी जितने यहाँ पर सज्जन बैठे हैं या हमारे जो साथी बैठे हैं,
वो नहीं कहेंगे कि कभी अच्छा हुआ, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, इस प्रदेश के निवासी हैं। हाँ। लेकिन क्या आज मौजूदा सरकार में संभल में एक कस्टोडियल डेथ एक नौजवान की हो जाती है, तो हमने इतिहास की गलतियों से क्या सीखा है? क्या वो परिवार योगी सरकार को भूल पाएगा? क्या पिछली गलतियों से आज की गलतियों की पुनरावृत्ति चुक जाएगी? ये प्रश्न भी आज खड़ा हो। तो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसने गोली चलाई उसको भी गिरफ्तार किया गया है, शरीक साठा गैंग का सदस्य था। नहीं, आप उस विषय को समझेंगे। कस्टोडियल डेथ हुई है, मैंने कस्टोडियल डेथ हुई है, किसी को पूछताछ के लिए रखा गया संभल में एक नौजवान को, और उसकी मृत्यु हुई है। साथियों, लोगों से आप अपनी टीम से भी आप जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अध्ययनरत रहता हूँ। तो इस तरह के विषय में, जिस विषय पे मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, आप इतने व्यापक विषय को, जहां पर मैंने बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जहां पर बात मैंने वक्फ की वहां पर संभल की बात की, आप उसको एक दूसरी जगह पर ले गए। मैं उसी विषय को कह रहा हूँ। मैंने पहले क्या कहा, शुरुआत मैंने कहा कि कोई भी घटना, अप्रिय घटना पहले घटी है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन क्या उसकी नींव पर अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा कि जो हुआ इतिहास में अब उसका परिणाम दूसरे स्वरूप में लोग देखेंगे? इतिहास में गलत हुआ आप मान रहे हैं? इतिहास में गलत हुआ मान रहे हैं? मैं किसी भी जो अप्रिय घटना, मंदिरों को तोड़कर अतिक्रमण किया गया मान रहे हैं संभल में? मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो माननीय, तो उस अप्रिय घटना को खुल के क्यों नहीं बोल पाते सर? खुल के क्यों नहीं बोल पाते? बोलिए ना, जैसे वो कह रहे हैं कि जब जहां मंदिर है वो सच सामने आएगा, वो सच को छुपा नहीं सकता। आपको इसी बात से आपत्ति थी ना? देखिए योगी जी की भाषा हम समाजवादी नहीं बोलते। योगी जी की भाषा, योगी जी को मुबारक। आप अपनी भाषा में बोल दीजिए। हम अपने तरीके से बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कभी हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जो मौजूदा दौर में हो रहा है उसको भी इतिहास देखने का काम। क्या हो रहा है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैंने उदाहरण देने का काम, उदाहरण दिया। उस पर राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास तुरंत आता हूँ। राकेश जी प्लीज बोलिए। राकेश, तो भुवन भास्कर जोशी ने अपने शुरुआत में ही जानबूझ करके इरफान की मौत को लेकर के जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया है ना, मुझे लगता है कि ये बातें बंद करनी चाहिए। हिरासत में मौत का मामला नहीं है। इरफान की मृत्यु कारण क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है। भुवन भास्कर जोशी ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं और उसके पढ़ने के बाद ये कहता हूं। आप नेशनल ब्रॉडकास्ट पे इतने बड़े टीवी चैनल पर जब बैठते हैं, आप देश को के सामने एक तथ्य रख रहे होते हैं, तो कम से कम फैक्ट्स तो ठीक रखा करिए। आप आरोप कर सकते हैं, लेकिन हर कस्टोडियल डेथ की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है और आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? ये केवल जुबानी जमा खर्च करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस बेबाकी के साथ सारे तथ्यों को आज कहा है, आप उन पर संवाद करने के बजाय जानबूझ करके झूठ फैलाने लगे। क्या यह सच नहीं है कि संभल की जो ऐतिहासिकता थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया? क्या यह सच नहीं है कि संभल जिस देश की आजादी के समय में 45% से ज्यादा वहां हिंदू आबादी थी, जो अब 20% से कम रह गई है? क्या वहां पर लोगों को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा? क्या वहां पर आबादी का स्थानांतरण नहीं हुआ है? क्या वहां डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है? क्या यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े खतरे के रूप में सामने नहीं निकल कर आया है? आपकी सरकार ने स्वयं माना था, भुवन भास्कर जोशी, कि आईएसआई की गतिविधियां पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से बढ़ी है। यह केवल मजहबी तुष्टीकरण का मामला नहीं है, यह देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और ऐसे मसले पर आप घटिया राजनीति करते हैं। जब आज महाकुंभ को लेकर के चर्चा हो रही है, आज के आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले हैं। 1,88,00,000 से ज्यादा लोग अब तक वहां पर श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आपके नेता लगातार कुंभ को लेकर के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखता है। आप लोग मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराइए। अगर आपको सब कुछ खराब दिख रहा है तो आपको मानसिक चिकित्सालय की आवश्यकता है। देश ये भी समझ पाता है कि 80-20 की बात कौन करता है। आपके जो एजेंडे को देश समझ रहा है, जवाब भी दे रहा है। आधे करा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपको आधा करने का काम करा है। कम से कम इतिहास से कुछ तो सीखिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप मैं बाकी मेहमानों से भी तुरंत बात कर लेता हूं। दानिश कुरैशी जी, नहीं, उसके बाद उपचुनाव वक्फ की बात की और स्पष्ट कहा कि माफियागिरी को कंट्रोल करना होगा और इसीलिए ये कानून यहां पर आ रहा है, जो कि बहुत बेहतर भी है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माफिया की व्याख्या में आती हैं। फिर मैं पूछूंगा तो योगी जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वक्फ को लेकर के बात कही है। सरकारी महकमे के पास वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है
जो ऑफिशियली उनके नाम पर है, उसकी है, या तो आप उसके मुआवजे के तौर पे आप उसका किराया चुका रहे हैं तब आप बात करिए, या आप वो जो भी उसके मुतवली हैं, जो उसका वहीवट चलाने वाले हैं, यूजर जो है, उनको आप हैंड ओवर करिए, उसके बाद आप वक्त की बात करिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को जब आप ये कहते हैं कि माफिया, तो माफिया की व्याख्या में बहुत सारी चीजें आती हैं। इस देश के 16 लाख करोड़ रुपए जो हैं किन्हें दे दिए गए? दानिश कुरैशी को तो नहीं दिए गए। दानिश जी, एक आंकड़ा भी बताया उन्होंने कि 1,27,000 वक्फ की जमीन बताई थी उत्तर प्रदेश में। जब उसमें से चेक किया तो पता पड़ा कि सिर्फ 27,000 है, बाकी तो सब राजस्व की थी। हाँ, तो आइए ना, हम तो ये कह रहे हैं, आप अच्छा 27,000 है ना, उनके मुताबिक 27,000 है। 27,000 की जो जमीन है उसमें नगर निगम की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, रोड लाइन में जो गई हैं जितनी भी, मतलब सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको तो फांसी पे लटका दीजिए क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए वो फांसी के हकदार है। मुसलमान आ गया इसमें, मुसलमान है तो फांसी पे लटका दीजिए, ये क्या बात है? तो वक्त किसका है? नहीं, वक्त किसका है? नहीं तो वक्फ किसका है? तो अवैध कब्जा वहां पर किया जाएगा क्या? वक्फ के नाम पर गुंडागर्दी की जाएगी? वही तो कह रहा हूँ कि वक्फ के नाम पर सरकार ने जो कब्जे कर रखे हैं, पहले वो तो आप वक्फ के नाम पर सरकार ने, वक्फ की तरफ से जो वक्फ की तरफ से जो कह दिया जाता है कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह, खाली कर दीजिए, वो सही है? देखिए, सुनिए मेरी बात, हिमांशु जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, नव भारत टाइम्स में है, एक बिल्कुल ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं की जहालत भरी जो बातें है ना, कि कोई भी कुछ भी कह देता है, सिविल मैटर फाइल करने के लिए आप जाके पहले देखिए, पहले बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। रिसर्च कर लेता हूं क्योंकि अभी इसी जनवरी की बात है, जनवरी की बात है सर। मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। गुजरात के राजकोट में एक जगह को, कई दुकानें थी, उन दुकानों को बोल दिया गया ये वक्फ की है, खाली कर दो, उनका सामान फेंक दिया गया। फिर बाद में पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि नहीं भाई, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बस वक्फ के नाम पर कागज दिखा के कुछ भी खाली करवा लिया गया। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी, माफियागिरी नहीं है? अच्छा, वो गुंडागर्दी किसने की थी? वो गुंडागर्दी किसने की थी आप जानते हैं? अरे वही की बात की जा रही है, मस्जिद कमेटी के लोग थे। प्रदेश के गृह मंत्री जगह पर जाते हैं और ये सारा काम करते हैं, ये काम उनका था या अच्छा, पुलिस वहां पर कार्रवाई करे, वहां पर आपको लग रहा है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? अरे प्रदेश शुभ्रास्ता जी जाके वहां पर सिविल मैटर में इंटरप्ट कर रहे हैं। शुभ्रास्ता जी, क्या कोई बात समझ में नहीं आती? समाज नहीं, मैंने, आप बोलिए 10 सेकंड और प्लीज बोलिए। हाँ, मुझे ये बताइए कि क्या कहते हैं, सोमनाथ के अंदर में पूरा मामला डिमोलिशन करा, सुप्रीम कोर्ट ने नकार लगाई और ये कहा कि अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो सारी वसूली आपसे करेंगे। उस पे क्या कहेंगे बताइए? आप वो वक्त का नहीं था। ठीक है शुभ्रास्ता जी, समाजवादी पार्टी के जब प्रवक्ताओं से बात की जाती है, प्रोफेसर जोशी साहब, उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना हम खुलकर नाम नहीं लेंगे। संभल में जो कुछ हुआ वो खुलकर नहीं बोले कि वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया, कुछ नहीं बोला, अप्रिय घटना। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच और सोच समझ के शब्दों का चयन, ये क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है हिमांशु जी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को एक मुफ्त की एडवाइस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पिछले 5, 10, 15 सालों में जिस तरीके से भारत बदला है और जिस तरीके से प्रदेश बदला है, दरअसल प्रदेश वैसा ही था। जो रूप जनता का सामने आया है, उस रूप के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत जोशी जी को और उनके पार्टी को है। हम पहले डर डर करके अपनी धार्मिक भावनाओं के बारे में, अपनी आस्था के बारे में बात करते थे, आज हम खुल करके बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और ये कोई न्याय संघ और ये कोई लॉ के बाहर के एम्बेट की बात नहीं है। आज दानिश कुरैशी जी को बहुत कष्ट हो रहा है, वक्फ पे बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या गैर संवैधानिक कह दिया गया दानिश भाई? सिंपल सी बात है, आप चूंकि आप एक सेक्युलर नहीं, पहले सवाल अभी पूछा ही नहीं और ना अपना इंटरवेंशन पूरा किया है। चूंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इस धर्मनिरपेक्ष देश में एक एक्ट है जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। उस एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसके बारे में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। तो क्या संसद में या प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चा करके वक्फ में कुछ संशोधन किया जा सकता है या नहीं? ये कम्युनल बात है, ये किसी एक कौम की बात कैसे हो सकती है? जो बात योगी जी ने कही कि जो वक्फ की जमीन है वो दरअसल राजस्व की जमीन है, ये बिल्कुल सही बात है। कल अगर हम सारे हिंदू खड़े हो जाओ और कहें कि जितने भी छोटे छोटे मंदिर से लेकर के बड़े बड़े मंदिर, वो सारी की सारी जमीन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब
तब आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत तो ऐसा दोहरा नहीं। मैं चरित्र जवाब नहीं दूंगा चलता। इसका, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। दे दीजिए चाहे वक्फ हो, दे दीजिए, फिर ममता जी के पास तुरंत आता हूँ। दे दीजिए जवाब। पूर्ण रूप से सबसे पहले तो पूर्ण रूप से लॉ बनाने का काम इस देश की सरकार, मेरा नाम है इस देश की दानिश कुरैशी मेरा नाम है, मुझसे पूछा, ठीक मैं है, जवाब ठीक है। मैं बोल दूं, हाँ। इस देश की संसद ही करेगी, यहाँ के चुने हुए नेता ही करेंगे। ठीक है। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी, वक्फ क्या है, पहले आप समझ लीजिए। वक्फ की जो भी चीजें हैं, एक्चुअली में एक डिपार्टमेंट का नाम है वक्फ। बाकी तो जो प्रॉपर्टी है वो तो दानिश कुरैशी और मुसलमानों के बुजुर्गों की धर्म आधारित प्रॉपर्टी है, धर्म के कार्य के लिए, धर्म की फलाह के लिए, कौम की फलाह के लिए दी गई है। धर्म इसके अलावा किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं दी गई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज उनके मुतवली या जो उसके भी मैनेजमेंट, जिन लोगों ने भी वो प्रॉपर्टी अपनी थी, उन्होंने जब वक्फ की उसके बाद एक मैनेजमेंट बनाया, मैनेजमेंट बना के हैंड ओवर किया और उसको बनाया गया वक्फ। ये सारी चीजें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बुजुर्गों की दी हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई इंटरवीन क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? बताइए कैसे करेगा? बहुत शॉर्ट, बस कट टू इंटरवीन करेंगे, बताता हूँ, बता दो। शुभरास्ता जी और दोनों के पास आ रहा हूँ, प्लीज शुभरास्ता जी, पहले आपको 30 मैं जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी सिंपल सी बातें पूछ रहे हैं, क्यों करेगा? क्योंकि जवाब वही है, आप धर्मनिरपेक्ष समाज में हैं, आपने और मैंने मिलकर के एक सरकार चुनी है। अगर उस सरकार को लगता है और जनता की तरफ से ये आवाज उठती है कि वक्फ में माफियागिरी चल रही है, तो इस देश का कोई भी वक्फ बोर्ड, इस देश का कोई भी संप्रदाय इस देश की चुनी हुई सरकार को उसमें संशोधन लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, राकेश जी भी कुछ, राकेश जी, हाँ, आप भी जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, राकेश जी। आप अगर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करेंगी तो इसकी इजाजत किसी को थोड़ा ही है भाई? क्यों? आपको अभी तो आपने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, अभी आप ही के शब्द थे, मैंने नहीं कहा था। आपने कहा था कि वक्फ मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। राकेश जी, हाँ, राकेश जी बोलिए, राकेश जी, आप भी कहना चाह रहे, क्योंकि सवाल बीजेपी से था। दानिश कुरैशी की बात में, अब बाप की जागीर नहीं है। अब दानिश कुरैशी की बात में कितना विरोधाभास है, देख रहे दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। अब सुनिए भाई दानिश जी, आपने कहा कि वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की है, मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर दान की है, मजहब के नाम पर दान की है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में मुसलमानों के आर्थिक हालात बहुत खराब है। यानी सारी जमीनें दान करके आप गरीब हो गए क्या? पंचर की दुकान लगाने लगे? अरे कब्जा कर लिया आपने जमीनों को वक्फ के नाम पर, और मुसलमानों की स्थिति और वक्फ की संपत्ति, ये दोनों विरोधाभासी हो जाती है। 1,24,000 एकड़ आपने जमीन केवल उत्तर प्रदेश में दे रखी है, और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात क्या है जाकर के देखिए। आप दानिश कुरैशी, आप ये वक्फ के नाम पर मुसलमानों से भी धोखा कर रहे हैं, मुसलमानों से भी धोखा कर रहे हैं आप मुसलमानों। कई मुसलमान हैं जो ये कहते हैं, कई मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भी संपत्ति वो वक्फ की बता दी गई, और ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने जेपीसी में अपनी बात रखी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में अपनी बात रखी है। बहुत सारे लोग ऐसे आए। ममता काले जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ममता काले जी सबको डाउन कीजिए। ममता काले जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब कहा कि संविधान के अनुरूप सारी चीज होगी, कहीं किसी को वो हक नहीं दिया गया कि किसी के आप अधिकारों से आप खिलवाड़ कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उन्होंने ये बात यहां पर कही थी कि कांग्रेस को किसने ये अधिकार दे दिया। हर मुद्दे पर उन्होंने कहा जो न्याय सम्मत, जो कानून सम्मत होगा उसी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इतनी छोटी सी बात क्या समझ में नहीं आती? अब इस पर यह कहना कि यहां तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने के लिए किया जा रहा है, ये माफियागिरी की जा रही है। अभी तो उन्होंने कह दिया कि माफियागिरी की बात आती है तो वो भी करते हैं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ की सभी को अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग यू। अब देखिए, महाराज जी सिर्फ बोलते नहीं है, महाराज जी पिछले कई वर्षों से सेकंड टर्म हो गया है, यूपी के अंदर शासन कर रहे हैं, और तर्क संगत और कानून संगत ही वो कार्य करते हैं। कोई काम महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का कानून के बाहर नहीं है। पहली बात, 100 बात की एक बात। अब मैं वक्त पर 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बोल देती हूँ। देखिए, बुरा लगेगा किसी को, लगे मेरी बला से, वक्फ ने इस देश के अंदर केवल और केवल जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है। आप क्या जानते हैं कि सशस्त्र सेनाओं और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन आज किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर पूरे भारतवर्ष में 65,000 केसेस हैं, जिसमें से 9 से 10,000 केसेस मुसलमानों ने अकेले किए हैं कि भैया
इन्होंने हमारी भी जमीन चुरा ली है। और आप दानिश जी उनको वक्त दीजिए पहले। अधिकार की जमीन है, हमारी जमीन है। और दानिश जी बोलने दीजिए। वक्त सुनिए, आपका वक्त की जमीन को जब अमानुतुल्लाह खान यहाँ पर लीज पर देता है ना, तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इलीगल काम आप लगातार करते रहे हैं। तो वक्त पर दानिश भाई आप ज्ञान मत दीजिए, और जब मैं बोल रही हूँ तो चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। मैं दानिश जी थोड़ी देर डाउन प्लीज। दानिश जी बात करने दीजिए, मैं आऊंगा, वक्त दूंगा आपको, बहुत वक्त दिया। रुकिए, हाँ बोलिए बोलिए ममता जी। जी धन्यवाद। समस्या यही है, जब किसी के बीच में नहीं बोला जाता, ये क्यों बोलते हैं? वक्फ पर अगर मैं सच बोलूंगी तो इनको तकलीफ जरूर होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर कब्जा करके वक्फ कर रहे हैं। उस पर अगर डिसीजन हो रहा है, जनता चाहती है तो वो होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं आती हूं मेरे भाई जोशी जी के ऊपर। वैसे तो हम दोनों पहाड़ के ही हैं, पर जोशी भाई आपने ये बोला कि योगी जी की भाषा हम समाजवादी नहीं बोलना चाहते, बोल नहीं सकते। आप बोल भी नहीं सकते जोशी भाई, आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं महाराज जी की जो भाषा है वो सत्य की है, सनातन की है, विकास की है, त्याग की है, तपस्या की है, तर्पण की है। और वो आप समाजवादी उस भाषा को ना आप समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तीसरी बात जल्दी से बोलना चाहती हूँ, उनको बोले, उनको जवाब देने के लिए आप वक्त दीजिएगा। रुकिए, तो आप उनको बोलने दीजिए। आप लोग अगर करने की हिम्मत होती तो आप करते थे। तो हिंदू 45% था, वो 15% आज हो गया, और जो मुस्लिमों पर 55% था, 85% हो गया। जरा इस पर भी जवाब दे दो। जोशी जी एक मिनट ममता जी रुक जाइए, ममता जी रुक जाइए, ममता जी रुक जाइए। जोशी जी ममता जी एक मिनट रुकिए। हाँ प्रोफेसर जोशी जी म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए सबको। प्रोफेसर जोशी जी सुनिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, ममता जी आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए ममता जी। जोशी साहब सुनिए ना। प्रोफेसर साहब हाँ अब आप बोलिए। प्रोफेसर साहब की आवाज बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता को दूसरी जो मैडम बैठी है, इनको आगे करने का काम अखिलेश यादव जी की ताकत ने करा, पीने की ताकत ने करा। बौखलाए हुए सारे के सारे लोग आप। अरे बौखलाए, मेरी बात तो सुनिए। संबल की हकीकत आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बस ये बता दीजिए। जोशी साहब पॉज का बटन होता है कि नहीं होता? पॉज का बटन, अरे जोशी साहब पॉज का बटन है कि नहीं है? जोशी जी, अरे जोशी जी जोश में आ गए। जोशी जी आपकी बात नहीं जा पाएगी। सुनिए जोशी जी, सुनिए। जोशी जी एक मिनट। अरे जोशी जी पानी तो पीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए प्लीज पॉज लीजिए। सुनिए जोशी जी, संभल का सच क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? सवाल तो सुनिए। अरे सवाल तो सुनिए महाराज। मुझे लगता है कि डिबेट के एंड तक ही रुकेंगे। शुभरास्ता जी, बस इतना सा मेरे को जानना है कि संभल का सच, जो कि ऐसा नहीं है कि आज सामने आया, ये पहले पुराणों में लिखा हुआ है। आईना अकबरी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उसमें भी है, सारी चीज तो है। तो इसको एक्सेप्ट करने में, सच मान लेने में दिक्कत क्या हो जाती है विपक्ष को? यही एक्सेप्ट, अगर इतना ही आसानी से सच एक्सेप्ट होता तो ऐतिहासिक रूप से रामलला को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। हिमांशु जी देखिए, सिंपल सी बात है, आज डिबेट में भी आप देख रहे हैं बहुत तार्किक कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब या तो इमोशन से दिया जा रहा है या भड़बड़ाहट से दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है ना, वक्फ को लेकर के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पे क्या स्वस्थ बहस नहीं हो सकती? क्या जोशी जी आज बैठे बैठे यहाँ कह सकते हैं कि वक्फ को लेकर के इस समाज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? सभी मानते हैं कि वक्फ की जो जमीन है वो बिल्कुल सही तरीके से हथियाई हुई जमीन है, और उसका उपयोग भी बिल्कुल पर्सनल चीजों के लिए नहीं हो रहा। कह देना जोशी जी बैठे हुए, आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का बयान दे दिए। जोशी जी प्लीज, जोशी जी सुन के आराम से बोलिए, आराम से, धैर्य से। हाँ, वक्फ बोर्ड जो है वो संस्था अलग है, उस पर देश का संविधान है जो देश का फैसला करेगा। वक्फ बोर्ड कौन देखता है? हाँ। वक्फ बोर्ड किन के लिए है आप बताइए? हाँ। मुस्लिम लोगों के हैं, उसके ऊपर हमारे देश का कोड है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। और जो ममता काले जी ने जो कहा था, नहीं तो वक्फ पर पहले स्पष्ट तो हो जाइए आप लोग कि जमीनों पर। हाँ देखिए, वक्फ बोर्ड जो संस्था है मुसलमानों की संस्था है, और उसके ऊपर देश का कानून है, कानून के तहत फैसला करे।
ये कौन ठीक है, फैसला तो करने वही वाला मैं कह रहा हूं कि है? कानून के तहत अगर फैसला होगा तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे ना। समाजवादी देश का- पार्टी का स्टैंड क्लियर है ना, जो सरकार फैसला लेगी वो ठीक है। तो सरकार नहीं, देश का कानून जो फैसला लेगा। ठीक है, और हमने विधवा विलाप को देखा है माननीय योगी, विधवा हमने विलाप? इस विलाप को देख, जो हमारे काले जी के रोल मॉडल है ना, वो मेरे रोल मॉडल नहीं। मैं इनको बहुत ईमानदारी से बता रहा, इन्होंने अखिलेश यादव जी पे पर्सनल टिप्पणी करी तो मैं उसका बताने का काम करता हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है। शुभ रास्ता जी, जी आपने देखिए, यहाँ पर भी जोशी जी बचते हुए दिखे उस बयान पर। मैंने सिंपल सा, मैं फिर से आपकी भाषा बोलूंगा क्या repeat कर मैडम? देती मैं आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, मैं समाजवादी पार्टी जोशी का जी, मैंने तो प्रवक्ता हूं, बोला भी समाजवादी नहीं पार्टी अभी। की मैंने भाषा तो कहा बोलूंगा। आपने जो मैंने प्रश्न पूछा उससे बचते हुए दिखे। ऐसा फील हो रहा है मुझे। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, क्या वक्फ को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? क्या हिंद मुझे आपके मुझे इस वक्त प्रदेश एक बात की जरूर जनता करनी है, मुझे एक बात यहाँ जरूर पे करनी है। ममता काले जी, आपने कहा था कि जोशी जी पहाड़ी है, आपके भाई हैं। आपने कहा जोशी जी पहाड़ी आपके भाई है, लेकिन जोशी जी सबसे ज्यादा आग बबूला आप पर ही हैं। देखिए हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, मैं तो उनको अपना भाई मानती हूँ, है ना, क्योंकि है हम दोनों उत्तराखंडी हैं। अब वो ना माने, उन पर लाल टोपी का रंग चढ़ गया और वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वो अपने भाई बहनों के खिलाफ जा रहे हैं, वो सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी सभ्यता के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो उनका विवेक है। अब वो आग बबूला तो होंगे क्योंकि यही उन्होंने सीखा है। अच्छा राकेश जी, चलिए ठीक है, वक्त का मैं बहुत शॉर्ट में, प्लीज सुनिए ना, लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। राकेश जी, आज जब नव भारत के महाकुंभ में नाविका जी सवाल पूछ रही थी, योगी जी ने कहा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, हो सकता है, अच्छा हो सकता है वक्फ के बारे में, तो वो थोड़ा सा अगर और क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, तो क्लियर है, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। वक्फ के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ में जिस प्रकार के प्रोविजन बनाए गए थे, जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड बन गया था, उसकी प्रवृत्ति को तो बदलना ही। चलिए, यानी बीजेपी स्पष्ट है, सरकार स्पष्ट है कि जहां पर माफियागिरी हो रही है वहां पर कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई से अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो आपत्ति बनी रहे। सरकार का स्पष्ट है कि ऐसे ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें ना भारत।